कैरेक्टरिस्टिक्स अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। पहली जो कैरेक्टराइजेस्टिक होगी इसको बोलते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टराइजेस्टिक। ओपन सर्किट कैरेक्टराइजेस्टिक। दूसरी जो होगी वो होगी इंटरनल कैरेक्टराइजेस्टिक। और थर्ड जो होगी ये होगी एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेस्टिक। ठीक है, तीन कैरेक्टराइजेस्टिक। ओपन सर्किट कैरेक्टराइजेस्टिक्स या इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन OCC, जैसा कि अपन ने सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर भी डिस्कस किया था। मैग्नेटाइजिंग कर्व भी अपन इसको नाम देते हैं, मैग्नेटाइजेशन कर्व। ठीक है, ओपन सर्किट ये किस किस के बीच में बनती है? नो लोड फील्ड करंट के बीच में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कैरेक्टराइजेस्टिक ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच में ड्रॉ होगी? EG नॉट मतलब जो जनरेटेड EMF है एट नो लोड वर्सेस IF फील्ड करंट के बीच में कैरेक्टराइजेस्टिक बनेगी। इसको ओपन सर्किट कैरेक्टराइजेस्टिक या मैग्नेटाइजेशन कर्व भी अपन इसको नाम देते हैं। इंटरनल कैरेक्टराइजेस्टिक्स जो है डीसी जनरेटर के अंदर वो अपन बनाएंगे किस किस के बीच में? ये बनेगी EG वर्सेस IA। ठीक है, जनरेटेड EMF एंड IR जब लोड में कनेक्ट कर दूंगा, इन दोनों केस में अपन लोड कनेक्ट करेंगे तो आर्मेचर करंट फ्लो होगा। तो EG और आर्मेचर करंट के बीच में जो कैरेक्टराइजेस्टिक्स ड्रॉ करेंगे अपन उसको बोलेंगे इंटरनल कैरेक्टराइजेस्टिक्स। ठीक है, थर्ड जो है एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेस्टिक्स, ये होगी, इसको लोड कैरेक्टराइजेस्टिक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, लोड कैरेक्टराइजेस्टिक भी अपन इसको नाम देते हैं। तो ये बनेगी लोड वोल्टेज V वर्सेस IL। ठीक है, V एंड IL के बीच में कैरेक्टराइजेस्टिक्स आपकी बनेगी लोड वोल्टेज एंड लोड में। V क्या है आपका? लोड टर्मिनल वोल्टेज और IL क्या है? लोड करंट। तो V और IL के बीच में अपन एक्सटर्नल या लोड कैरेक्टराइजेस्टिक्स जो करें। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइजेस्टिक होती है जो सूटेबिलिटी ऑफ डीसी जनरेटर को डिसाइड करती है। मतलब जो डीसी जनरेटर सूटेबिलिटी में डिसाइड करूंगा वो इसी कैरेक्टराइजेस्टिक्स पे आधारित होती है, एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेस्टिक्स पे आधारित होती है। ठीक है, ओपन सर्किट कैरेक्टराइजेस्टिक EG नॉट वर्सेस IF, इंटरनल EG वर्सेस IA। ठीक है, तो अपन एक एक करके चलते हैं और ये कैरेक्टराइजेस्टिक्स समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं जनरेटर वाइज लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, अपन एक एक करके जनरेटर लेते जाते हैं और ये तीनों कैरेक्टराइजेस्टिक अपन उनकी पढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की यदि मैं बात करूं तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर अपने पढ़ा था, जो फील्ड होगी वो अलग से उसको सेपरेट अपन सप्लाई देके रखते हैं। तो यदि सपोज करो ये आपका जनरेटर है, फील्ड को आपने अलग से कोई सप्लाई तो दी हुई है EF, और यहाँ पे आपने कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है ताकि आप फील्ड करंट को वेरी कर सको। और फील्ड करंट वेरी होगा, ठीक है, तो आपका क्या चेंज होगा? आपका फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, तो यदि मैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के लिए ओपन सर्किट कैरेक्टराइजेस्टिक्स बनाऊं, ठीक है, तो ये किस किस के बीच में बनती है? नो लोड EG नॉट, मैंने यहाँ कोई लोड कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो सपोज करो इस इंड्यूस्ड EMF को मैं EG नॉट नाम दे देता हूँ, नो लोड पे इंड्यूस्ड EMF, और मैं इसको कांस्टेंट स्पीड से रन करा रहा हूँ। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड, ये आपको ध्यान रखना है। जनरेटर को जो इनपुट अपन क्या दे रहे हैं? प्राइम मूवर इनपुट दे रहे हैं ना, मैकेनिकल इनपुट। तो मैकेनिकल जो इनपुट मैंने दिया हुआ है प्राइम मूवर की हेल्प से, ये कांस्टेंट स्पीड पे रन कर रहा है। और मैंने फील्ड को यहाँ कुछ सप्लाई मैंने दी हुई है, और फील्ड को सप्लाई दे के कुछ करंट फ्लो हो रहा है फील्ड के अंदर, उसकी वजह से आपका फ्लक्स बन रहा है। तो जब ये कंडक्टर रोटेट करेंगे और उस फ्लक्स को कट करेंगे, स्टेशनरी फ्लक्स को, तो इनमें EMF इंड्यूस्ड होगा, और वो EMF इंड्यूस्ड डिपेंड करेगा आपका किस पे? फील्ड करंट की वैल्यू पे। तो जैसे ही फील्ड करंट आप बढ़ाओगे तो फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि जो फील्ड फ्लक्स होगा वो डिपेंड करेगा किस पर? IF पे। फील्ड फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका करंट। करंट ज़्यादा होगा, फील्ड फ्लक्स भी आपका बढ़ेगा। तो करंट बढ़ेगा तो फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा, और फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा तो जो इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला है 5PZN/60A। तो स्पीड तो मैंने कांस्टेंट रखी हुई है। फील्ड फ्लक्स यदि आपका बढ़ रहा है तो क्या होगा? इससे आपका जो इंड्यूस्ड EMF है उसकी वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो फील्ड फ्लक्स यदि आप बढ़ाओगे तो इंड्यूस्ड EMF जो होगा, जनरेटेड EMF होगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। और उस इंक्रीज को मैं यहाँ पे इस तरह मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। शुरू में मुझे लीनियर लाइन मिलेगी और उसके बाद इसका क्या होता जाएगा? सैचुरेशन होता जाएगा
इस कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं कहता हूँ ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये जो सैचुरेशन हुआ है इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सैचुरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पॉइंट है ये सैचुरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अपन ने सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर भी देखा था। ठीक है, कि जो फ्लक्स है, फील्ड फ्लक्स है, वो करंट बढ़ाने पे, फील्ड करंट बढ़ाने पे फील्ड फ्लक्स एक लिमिट तक बढ़ता है। उसके बाद जब फील्ड कॉइल आपकी सैचुरेट हो जाती है, तो सैचुरेशन हो जाने के बाद आप फील्ड करंट कितना भी बढ़ाओ, आपका फ्लक्स बढ़ना बंद हो जाता है। मतलब फील्ड करंट बढ़ाने पे IF तो बढ़ रहा है, लेकिन आपका फ्लक्स क्या हो चुका है, कांस्टेंट। तो फ्लक्स कांस्टेंट यदि हो गया तो EMF भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि EMF तो डिपेंड कर रहा है फ्लक्स पे, फ्लक्स कट पे आपका इंड्यूस्ड EMF डिपेंड कर रहा है। तो फील्ड करंट बढ़ाने में फ्लक्स बढ़ना बंद हो गया, तो EG की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी, कांस्टेंट यहाँ पे हो जाएगी, मतलब सैचुरेशन कंडीशन आ जाएगी। तो ये आपका इसको इसलिए अपन नाम दे रहे थे जो ओपन सर्किट कैरेक्टर, इसको मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है। तो शुरू में तो लीनियर होता है ये, उसके बाद इसका क्या हो जाता है, सैचुरेशन होने के कारण EG का ग्राफ कांस्टेंट हो जाता है। इसको बोलते हैं अपन ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसके बाद यदि इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को यदि मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है दोस्तों, तो सपोज करो मैं यहाँ पे ये इसको नाम दे देता हूँ कि सपोज करो ये आपकी कौन सी थी, ये EG0 था। ठीक है, जो मुझे EMF यहाँ प्राप्त हुआ, जो मैक्सिमम वैल्यू EMF की मिली, इसको मैंने नाम दे दिया EG0, जो कि नो लोड के केस में मुझे मिली थी। ठीक है, इसको मैंने EG0 और एक लाइन के रूप में मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, ये सपोज करो आपका आर्मेचर करंट है। अब सपोज करो मैं यहाँ लोड कनेक्ट कर दूँ। ठीक है, मैं सेपरेट एक्साइटेड जनरेटर की बात कर रहा हूँ, इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स मैं समझा रहा हूँ। तो यदि मैं यहाँ लोड कनेक्ट कर दूँ, सपोज करो मैंने यहाँ लोड कनेक्ट कर दिया, तो लोड कनेक्ट करते ही क्या होगा, आर्मेचर करंट फ्लो होगा और लोड करंट फ्लो होगा। लोड के अक्रॉस वोल्टेज आपका क्या है, V है। तो ये चीज़ होगी जैसे ही आप लोड कनेक्ट करोगे। तो लोड कनेक्ट करते ही यहाँ क्या होगा दोस्तों, जैसे ही आर्मेचर कंडक्टर्स में आर्मेचर करंट फ्लो होगा, लोड कनेक्ट करते ही, नो लोड के केस में तो ये ग्राफ मुझे मिला है, मैंने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया। जैसे ही मैंने लोड को कनेक्ट किया, तो यहाँ पे आपकी दो चीज़ें होंगी। दो चीज़ें क्या होंगी, एक तो होगा आपका आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन मैंने अपना थोड़ा सा सिंक्रोनस मशीन के अंदर डिस्कस किया था, यहाँ भी अपन पढ़ेंगे अभी डिटेल में। आर्मेचर रिएक्शन, जब आर्मेचर करंट फ्लो होता है तो आर्मेचर फ्लक्स बनता है, और उस आर्मेचर फ्लक्स का मेन फील्ड फ्लक्स फाई पे जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट को अपन क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट कहते हैं। उस इफेक्ट के कारण आपका जो फाई है वो कुछ डिस्टर्ब होता है मेन फील्ड फ्लक्स, और उसके कारण आपको इंड्यूस्ड EMF में कमी आती है। तो जब आर्मेचर करंट फ्लो होगा तो आर्मेचर करंट बढ़ने से फील्ड आपका जो आर्मेचर फ्लक्स है वो भी बढ़ेगा, और जो इफेक्ट है मेन फील्ड फ्लक्स पर वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। और इफेक्ट यदि फील्ड फ्लक्स पे ज़्यादा हो रहा है तो इंड्यूस्ड EMF में कमी भी ज़्यादा होती जाएगी। तो यदि मैं आर्मेचर करंट और इंड्यूस्ड EMF के बीच में यदि यह ग्राफ बनाऊँ EG के बीच में, ठीक है, तो सपोज करो जब आर्मेचर करंट 0 था, इस पॉइंट पे क्या है, आर्मेचर करंट आपका 0 है, तो मुझे इंड्यूस्ड EMF क्या मिल रहा है, ये जो कि नो लोड के केस में मुझे प्राप्त हुआ था। जैसे ही मैंने लोड कनेक्ट करके आर्मेचर करंट को बढ़ाना चालू किया, तो आर्मेचर रिएक्शन बढ़ना चालू हुई, और आर्मेचर रिएक्शन ने क्या किया, मेन फील्ड फ्लक्स को कम किया, और मेन फील्ड फ्लक्स ने क्या किया, इंड्यूस्ड EMF को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो EG का जो ग्राफ है वो मुझे स्लाइटली यहाँ पे डिक्रीज ग्राफ मुझे यहाँ से मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो EMF की वैल्यू थी आर्मेचर करंट बढ़ने के साथ साथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू। तो ये जो ड्रॉप यहाँ पे मिली है, ठीक है, ये जो ड्रॉप मिली है, ये ड्रॉप किसके कारण मिली है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, या इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं AR ड्रॉप। ठीक है, ये ड्रॉप कहाँ से कहाँ तक है, नो लोड EMF से, और लोडिंग कंडीशन में जो EMF है वो कुछ कम मिलेगा, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप के कारण ऐसा होगा। और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन नाम देंगे इंटरनल कैरेक्टर। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे मिली है इसको मैं नाम दूंगा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये ड्रॉप है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
आर्मेचर करंट। अब बात करते हैं अपन एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, यदि मैं लोड टर्मिनल वोल्टेज की बात करूं दोस्तों, ठीक है, वी की बात करूं, तो वी मुझे कैसे मिलेगा बताइए। वी यदि मैं बात करूं तो वी मुझे कैसे मिलेगा, ईजी में से क्या घट रहा है, आई ए इंटू आर ए। सपोज करो आर्मेचर का रेजिस्टेंस आपका आर ए है, तो वी आपको कैसे प्राप्त होगा, ईजी जो कम हो चुका है, मैं लोडिंग की बात कर रहा हूँ, तो ईजी आपका नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ से तो कम हो ही चुका है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर। और यदि मैं वी की बात करूँ तो वी आपको और भी कम मिलेगा, नहीं मिलेगा, वी क्या मिलेगा, ईजी में से भी जब मैं क्या घटा दूँ, ये वाला ड्रॉप है आई आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप या आर्मेचर सर्किट ड्रॉप को यदि मैं माइनस कर दूँ तब मुझे वी मिलेगा। तो वी का जो ग्राफ है वो ईजी से भी क्या मिलेगा आपको, नीचे प्राप्त होगा, क्योंकि वी है ईजी से भी क्या आ रहा है, कम आ रहा है, क्योंकि इसमें आई आर ए ड्रॉप और माइनस होगा। तो यदि मैं अब चूंकि आई ए और आई एल तो यहाँ सेम है, तो मैं यदि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इसके अंदर ड्रॉ करूँ तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे इससे भी कहाँ मिलेगी, नीचे प्राप्त होगी। और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन कहते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और ये जो इसके अंदर ड्रॉप आई है दोस्तों, ये जो ड्रॉप आई है, ये ड्रॉप क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो ड्रॉप आई है ब्लू कलर में जो मैंने ड्रॉप बनाई है, तो ये ड्रॉप आपकी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये ड्रॉप जो है ये आपकी रिप्रेजेंट कर रही है किसको, आई ए आर ए ड्रॉप को, या आप लिख सकते हो आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप को थोड़ा सा बड़ा करके आपको बताऊँ, ठीक है दोस्तों। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो अपन ने बनाया था ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, ईजी नॉट, नो लोड आर्मेचर इंड्यूस्ड ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच में। फील्ड करंट बढ़ाने पे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बढ़ रहा था क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा था। जब फ्लक्स आपका कांस्टेंट हो गया सैचुरेशन के कारण, तो ईजी ने भी बढ़ना बंद कर दिया, ये भी क्या हो गया था, सैचुरेट हो गया था। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन ने नाम दिया था ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है, या नो लोड सैचुरेशन कर्व भी इसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक मुझे बनानी थी, तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका ईजी और आई ए के बीच में, ठीक है, ईजी और आई ए के बीच में। ये मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई है जो कि ईजी नॉट है। ये प्रीवियस वाले जो केस में जो इंड्यूस ईएमएफ मिला था वो मैंने एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे बना ली, ठीक है, डॉटेड लाइन करके। तो ये ईजी नॉट सबसे ज़्यादा जो ईएमएफ था, यह कोई आर्मेचर रिएक्शन नहीं थी क्योंकि कोई लोड ही नहीं था, नो लोड वाला केस था। अब जैसे ही मैंने लोड को कनेक्ट किया तो लोड कनेक्ट करने के कारण क्या हुआ, आर्मेचर करंट फ्लो होने लगा आर्मेचर कंडक्टर से, और आर्मेचर कंडक्टर से जब आर्मेचर करंट फ्लो होने हुआ तो वहाँ आर्मेचर रिएक्शन हुई। आर्मेचर रिएक्शन के कारण आपका फील्ड फ्लक्स इफेक्टेड हुआ, कम हुआ, और उसने सीधा सीधा इंड्यूस्ड ईएमएफ को ईजी को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ईजी वाला जो ग्राफ है, ठीक है, लोड वाला ईजी जो है, ये ग्राफ आपका इस डॉटेड लाइन से नीचे होता जाएगा जैसे जैसे आप आर्मेचर करंट को बढ़ाते जाओगे। तो ये जो कमी आई, ठीक है, ये जो ड्रॉप आई, ये जो ड्रॉप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो ड्रॉप है ये रिप्रेजेंट कर रही है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को, ठीक है। इसको शॉर्ट में आप ए आर ड्रॉप भी कह सकते हो, ठीक है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक मिली, ये वाली जो कैरेक्टर, ये कौन सी कहलाएगी, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक इसको अपन बोलते हैं। अब इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक तो ईजी वाला ग्राफ था। अब यदि मैं लोड वोल्टेज वी की बात करूँ, यहीं यदि मैं वी की बात करूँ, वी और आई एल की, क्योंकि आई ए और आई एल तो एक ही है, तो जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाते हो, देखो नो लोड के केस में तो ये तीनों ये सेम कैरेक्टराइजर आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन जैसे लोड कनेक्ट किया और लोड करंट को आप बढ़ाते हो तो ये वी को रिप्रेजेंट कर रही है, वी को, ठीक है। और वी जो है ये तो ईजी को रिप्रेजेंट कर रही थी, ईजी को, और ये कर रही है वी को रिप्रेजेंट किया ग्राफ। तो वी क्या है, ईजी से भी क्या है, कम, क्योंकि वी कैसे मिल रहा है आपको, ईजी में से जब आप क्या माइनस कर रहे हो, आई ए आर को माइनस कर रहे हो। तो ये जो ड्रॉप है इन दोनों के बीच में, ये जो ड्रॉप मैंने बनाई है, ये ड्रॉप क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आई ए आर ए ड्रॉप को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको अपन बोलते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप, ठीक है। तो ईजी में से जब आई ए आर ए ड्रॉप माइनस हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, फिर वी मिलेगा। तो ये वी इस वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको मैं नाम दे रहा हूँ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये तो थी नो लोड ईएमएफ था। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ दोस्तों, सबसे पहले जो नो लोड ईएमएफ में जो कमी आई, ठीक है, वो किसके कारण आई, आर्मेचर रिएक्शन के कारण। और मुझे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त हुई, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक मुझे मिली। इसके बाद
ईजी में जो कमी आई, वी आने में, वी तक आने में ईजी में जो कमी आई, ये जो कमी आई थी ये IA ड्रॉप या आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप के कारण कमी आई, और फिर मुझे जो कैरेक्टराइजेस्टिक मिली वो मुझे मिली एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेस्टिक। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि यदि मुझे एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेस्टिक्स से इंटरनल कैरेक्टराइजेस्टिक प्राप्त करनी हो तो मुझे एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेस्टिक में क्या ऐड करना पड़ेगा, IA ऐड करना पड़ेगा। यदि इंटरनल से कहाँ पहुँचना है, एक्सटर्नल से कहाँ पहुँचना है, इंटरनल पे। और यदि इंटरनल कैरेक्टराइजेस्टिक्स में यदि आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को मैं ऐड कर दूं तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, मुझे कौन सा EMF मिल जाएगा, नो लोड पे जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो मिल जाएगा। मतलब आप नीचे से ऊपर जा सकते हो या ऊपर से नीचे आ सकते हो। ऊपर से नीचे यदि मैं कहूँ तो नो लोड EMF में से जब मैं आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगी, इंटरनल, और इंटरनल में से क्या माइनस कर दो, IAR तो क्या मिलेगी, एक्सटर्नल। तो आप कैसे भी इसको कह सकते हो। ठीक है, तो ये होती है इंटरनल कैरेक्टराइजेस्टिक EG और IA के बीच में, और एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेस्टिक V एंड IL के बीच में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइजेस्टिक्स हैं। ठीक है, तो अपन ने इंटरनल कैरेक्टराइजेस्टिक्स को देखा, ओपन सर्किट कैरेक्टराइजेस्टिक्स को देखा, और एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेस्टिक्स अपन ने रीड किया। दिस इज फॉर सेल सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। नेक्स्ट अपन आगे डिस्कस करते हैं सीरीज जनरेटर, और फिर अपन डिस्कस करेंगे शंट जनरेटर के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट मैं लेके चल रहा हूँ सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर कैरेक्टर, सीरीज जनरेटर कैरेक्टर। ठीक है, तो सीरीज जनरेटर के अंदर क्या होगा दोस्तों, सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ के अंदर आपका सीरीज आ जाएगा, शंट आ जाएगा, कंपाउंड। ये आपका आ गया लो। ठीक है, ये ठीक है। तो ओपन सर्किट, अब एक चीज़ मैं बता दूं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के अंदर, तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर क्या होता है, जिसमें फील्ड को जनरेटर इटसेल्फ खुद क्या करता है, सप्लाई करता है, अलग से सप्लाई नहीं लगानी होती। तो यहाँ जो फील्ड है दोस्तों, इसको अलग से सप्लाई तो देनी नहीं है। जो जनरेटर का जो EMF बनेगा, इसके कारण ही जो करंट फ्लो होगा वो करंट आपका फील्ड में जाएगा, और फील्ड क्या होगी, एक्साइट होगी। ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत होती है, मतलब सबसे पहले मैं बात करूँ तो EMF का जनरेशन कब होगा, EG कब बनेगा, जब आपने इसको प्राइम मूवर से कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन कोई फ्लक्स कट तो होना चाहिए। फ्लक्स कहाँ से आएगा भाई, इसमें तो करंट कब पहुँचेगा, जब ये जनरेटर EMF बना देगा। ठीक है, EMF कब बनाएगा, जब फ्लक्स कट होगा। तो फ्लक्स तो है ही नहीं, तो फ्लक्स इनिशिएट करने के लिए या वोल्टेज बिल्डअप के लिए यहाँ ये जरूरी होता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के अंदर कि जो आपकी फील्ड पोल्स जो हैं उनमें कुछ रेजिडुअल फ्लक्स होना जरूरी है। तो रेजिडुअल फ्लक्स यदि नहीं होगा तो आपका सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कोई EMF इंड्यूस्ड नहीं बना पाएगा। तो रेजिडुअल फ्लक्स का होना जरूरी है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में। तो रेजिडुअल फ्लक्स क्या होता है, बहुत कम फ्लक्स होता है। मेन फील्ड फ्लक्स की बात करूँ तो 2 से 5% रेजिडुअल फ्लक्स होता है, लेकिन वो इनिशिएट करने में, ठीक है, शुरुआती वोल्टेज बनाने में, वोल्टेज बिल्डअप करने में वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो रेजिडुअल फ्लक्स का होना जरूरी है। तो यहाँ यदि मैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स की यदि बात करूँ सीरीज जनरेटर के अंदर, EG0 नो लोड इंड्यूस्ड EMF और IF के बीच में यदि मैं ड्रॉ करूँ तो मुझे कुछ इस तरह की कैरेक्टराइजेशन यहाँ प्राप्त होती है, जैसे ओपन सर्किट। ठीक है, ये जो है ये कौन सा वोल्टेज है दोस्तों, रेजिडुअल वाला। इसको मैं ERES से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मतलब ये मैंने 0 से नहीं लिया है, क्योंकि अपन सेल्फ एक्साइटेड की बात करना, सेल्फ एक्साइटेड के अंदर कुछ जो शुरुआती EMF इंड्यूस्ड होता है वो किसके कारण होता है, वो E रेजिडुअल के कारण कुछ ना कुछ शुरुआती इंड्यूस्ड EMF यहाँ होगा। तो ये मैं हल्का से ऊपर से इसको बनाऊंगा तो लीनियर, और उसके बाद सैचुरेशन। ठीक है, तो ये जो ओपन सर्किट कैरेक्टराइजेस्टिक थी लगभग सिमिलर रहेगी हर टाइप के जनरेटर के लिए। अपन ने सेपरेटली के लिए भी देखा था, तब भी ऐसी बनी थी, सीरीज के लिए भी ऐसी है, और यदि आगे मैं बात करूँगा शंट जनरेटर की, उसके लिए भी ये कैरेक्टराइजेस्टिक लगभग सेम रहती है, क्योंकि नो लोड पे बना रहे हैं। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे हैं, क्योंकि नो लोड आप इसको रखोगे, इससे कुछ कनेक्ट नहीं कर रखा तो इसके अंदर तो करंट इसलिए नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा। तो ये अपन बनाते हैं, अपन इसको अलग से अपन सप्लाई देके, फील्ड को यहाँ अलग सप्लाई देके ही
मतलब जैसे अपन ने सेपरेटली एक्साइटेड के लिए बनाया था उसी टाइप से अपन यहाँ ये वाली कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सिमिलर रहती है कैरेक्टराइजेशन हर टाइप के जनरेटर के लिए। अब यदि मैं इंटरनल कैरेक्टराइज सपोज करो मैंने लोड कनेक्ट यहाँ कर दिया, ठीक है, लोड कनेक्ट मैंने कर दिया तो क्या होगा, आर्मेचर करंट फ्लो होगा, सीरीज करंट जाएगा और लोड करंट जाएगा। तो यदि मैं इंटरनल कैरेक्टराइजेशन यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये जो ईजी था, जो नो लोड पे मुझे इंड्यूस ईएमएफ मिला था, इससे स्लाइटली ब्लो कुछ मुझे ये कैरेक्टराइजेशन मिलेगी, जैसे इंटरनल कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, ये किस किस के बीच में आई है, ईजी और आई के बीच, ठीक है, ईजी और आई के भी। यहाँ तो जो सीरीज फील्ड है वही क्या है, आर्मेचर करंट है, दोनों बराबर है। तो ये जो कमी आई दोस्तों, ये जो ड्रॉप आया इन दोनों के बीच में, ये ड्रॉप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप के कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ में जो कमी आएगी वो ग्राफ स्लाइटली आएगा, नीचे आएगा। और इसके बाद यदि मैं ड्रॉ करूँ एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेस्टिक्स को तो वो इससे नीचे कहीं मुझे मिलेगी, जैसे एक्सटर्नल कैरेक्टर। आगे जाके इससे देखूँ तो कहीं वापस बाई बैक, मतलब दोबारा ये आती है, ठीक है, टर्न बैक कैरेक्टराइजेस्टिक्स भी ये पर इसको बोल। ये जो ड्रॉप आई दोस्तों, ठीक है, क्योंकि चूंकि ये बनी किस किस के बीच में है, वी और आई एल के बीच, ये तीनों करंट बराबर है सीरीज जनरेटर के लिए, ठीक है, वी और आई एल के बीच में बनी है। और वी की यदि मैं बात करूँ, यहाँ जो वी आएगा ये क्या आएगा दोस्तों बताओ, ई में से क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे, एक तो आई ए आर ए ड्रॉप और एक क्या माइनस करना पड़ेगा, आई एस सी आर एस सी ड्रॉप। ये दो ड्रॉप मुझे यहाँ माइनस करने पड़ेंगे ईजी से, ईजी में से, तब जाके मुझे वी मिलेगा। तो वी की कैरेक्टरिस्टिक्स में जो ये वाला ड्रॉप आएगा वो ये दोनों ड्रॉप होगी, तो इसको आर्मेचर सर्किट ड्रॉप में कह सकता हूँ, आर्मेचर सर्किट ड्रॉप। तो ये आप इसको इस तरह लिख सकते हो, आई एस सी ईजी लोड, ओपन सर्किट ईजी को रिप्रेजेंट कर रहा है एट नो लोड, और एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन वी वाले ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपका लोड का जो वोल्टेज मिलेगा। तो ईजी में से क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे, आई ए आर ए और आई एस सी आर एस सी, ये दो आर्मेचर सर्किट ड्रॉप जब मैं माइनस करूंगा तो फिर मुझे क्या मिलेगी, एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन सीरीज जनरेटर के लिए मुझे प्राप्त होगी। मैं कांस्टेंट स्पीड पर रन करा रहा हूँ, ठीक है, ये जो चल रहा है किसमें चल रहा है, एट कांस्टेंट स्पीड, मतलब स्पीड में मैं अभी कोई वेरिएशन नहीं कर रहा हूँ। तो दीज आर द थ्री कैरेक्टराइजेस्टिक्स, ओपन सर्किट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉर डीसी सीरीज जनरेटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, सेल्फ एक्साइटेड का दूसरा टाइप है आपका, वैसे तीसरा टाइप हो गया शंट जनरेटर। ठीक है, शंट जनरेटर में भी वही समस्या आएगी। स्टार्ट कराने के लिए मुझे क्या होना चाहिए, रेजिडुअल फ्लक्स वाइंडिंग के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तभी तो आपका इंड्यूस ईएमएफ शुरुआती बन पाएगा। ठीक है, ये जो आर्मेचर करंट होगा एक तो किसमें जाएगा, फील्ड में जाएगा, और एक किसमें जाएगा, लोड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यदि मैं इंटरनल कैरेक्टराइजेस्टिक्स को यदि, और पहले ओपन सर्किट कैरेक्टराइजेस्टिक्स की बात करूँ, नो लोड इंड्यूस ईएमएफ और फील्ड करंट, तो मुझे इसी तरह की कैरेक्टराइजेशन ओपन सर्किट और बाद में क्या होगी, सैचुरेट हो जाएगी। तो ये जो कैरेक्टराइजेशन हर जनरेटर के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो यदि मैं नो लोड पे इसको रन कराऊँ और कुछ आप यदि फील्ड करंट को एडिशनल लगा के करंट की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो आपको इस तरह की कैरेक्टराइजेशन मिलेगी। ध्यान रखना है कि जो ओपन सर्किट कैरेक्टराइजेशन है वो कैसे प्राप्त हो रही है, बाय द रनिंग द जनरेटर एज अ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल की यदि मैं बात करूँ, ठीक है, सपोज करो ये आपका वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ईजी नॉट वाला। ठीक है, तो यहाँ जो वी जो मिलेगा टूटेगा, ईजी में से क्या माइनस करना पड़ेगा, आई आर। ठीक है, तो पहले तो जो कमी आएगी वो तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण कमी आएगी। ठीक है, ये जो कैरेक्टराइजेस्टिक मिलेगी ये तो कौन सी होगी, इंटरनल कैरेक्टराइजेस्टिक। ठीक है, और ये जो कैरेक्टराइजेस्टिक मिलेगी ये मिलेगी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है,
तो यहाँ दो कमियाँ आपकी यहाँ दिख रही हैं आपको, एक तो ये कमी है, एक ये कमी है। तो नो लोड से जो कमी है ये तो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो कमी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप या IARN ड्रॉप। ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप। तो जो नो लोड से आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप के कारण मिली है वो इंटरनल कैरेक्टराइजेशन कहलाती है। इंटरनल में से भी जब मैं आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन यहाँ पे बात होगी, और ये आगे टर्न बैक कैरेक्टर इस तरह से ये रहती है। ठीक है, तो ये तो EG और किस किस के बीच में हो गई, IA और IL। तो एक तो मैंने V और IL की देखी है, ठीक है, ये जो कैरेक्टराइजेशंस है, और ये जो पिंक वाली जो कैरेक्टराइजेशन है EG और I, मतलब लोडेड कंडीशन में ये दोनों। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल कब बनती है, जब मैं जनरेटर को लोडेड करता हूँ तो आर्मेचर रिएक्शन होगी और ये ड्रॉप होगा। तो सबसे पहला जो ड्रॉप आएगा इंटरनल वो आर्मेचर रिएक्शन वाला होगा, जैसे अपना सेपरेटली के अंदर, मतलब ये जो कैरेक्टराइजेशन है लगभग सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की तरह ही बनेंगी। ठीक है, जो सेपरेटली के अंदर अपन ने पढ़ा था वही लगभग यहाँ पे सिमिलर, सीरीज जनरेटर की जरूर थोड़ी सी डिफरेंट अपन को प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DC शंट जनरेटर, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरनल एंड उसके नीचे एक्सटर्नल। तो मैं कह सकता हूँ यदि मुझे एक्सटर्नल से इंटरनल कैरेक्टराइजेशन चाहिए तो एक्सटर्नल में मुझे ये ड्रॉप ऐड करना पड़ेगा, तो मैं इंटरनल में पहुँच जाऊँगा। इंटरनल से एक्सटर्नल चाहिए तो इंटरनल में से ये ड्रॉप माइनस करना पड़ेगा, मैं एक्सटर्नल में पहुँच जाऊँगा। ठीक, तो ये 3 टाइप की कैरेक्टराइजेशन आपकी होंगी DC शंट जनरेटर के लिए। इसके बाद यदि अपन कंपाउंड जनरेटर की बात करें, कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, जनरली नहीं पढ़ते हैं या नहीं बनाते हैं, क्यों, क्योंकि डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर के अंदर क्या होगा, तो उसकी जो सीरीज फील्ड होगी, जैसे जैसे आपकी लोडिंग बढ़ती है तो जो सीरीज फ्लक्स है वो शंट फ्लक्स को कमज़ोर करता जाता है, मतलब शंट फ्लक्स में से माइनस होता है तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू आपकी कम होती चली जाती है। ठीक है, तो बहुत कम उसकी करेगा अपन, चलो बना लेंगे इसकी कैरेक्टराइजेशन भी, लेकिन लोड बढ़ने के साथ साथ उसकी जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता जाता है। ठीक है, कम्यूलेटिव कंपाउंड की अगर बात करें तो यहाँ 3 केस अपन को प्राप्त होते हैं। ठीक है, कम्यूलेटिव कंपाउंड के अंदर क्या है कि जो सीरीज फील्ड है लोड बढ़ने के कारण जो सीरीज फ्लक्स उसका बनेगा वो शंट फ्लक्स में ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू के आधार पे या सीरीज फ्लक्स की या सीरीज बैटिंग के टर्न के आधार पे 3 तरह के केसेस हैं मुझे प्राप्त होंगे। ठीक है, ओवर कंपाउंड जनरेटर यहाँ बन सकता है, फ्लैट या लेवल कंपाउंड जनरेटर यहाँ बन सकता है, और तीसरा अंडर कंपाउंड जनरेटर यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो यदि मैं बात करूँ नो लोड कैरेक्टराइस्टिक्स की तो वो तो लगभग सेम ही रहेगी, और यदि मैं बात करूँ एक्सटर्नल कैरेक्टराइस्टिक्स और इंटरनल की तो वो कुछ मुझे कहीं लगभग सीरीज शंट कंपाउंड के बीच में मुझे ये प्राप्त होंगे। ठीक है, तो किस तरह अपन बनाएंगे कंपाउंड जनरेटर कैरेक्टर, तो मैं कम्यूलेटिव कंपाउंड की बात कर रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, और एक्सटर्नल कैरेक्टराइस्टिक्स में इसकी बना रहा हूँ, क्योंकि इंटरनल, ठीक है, ये सपोज करो मैंने नो लोड वाली लाइन खींची। ठीक है, ये आपकी आ गई EG नो लोड वाली मैंने लाइन खींची। ठीक है, यहाँ पे आपका जीरो में बराबर, ठीक है, मैं मतलब V के बराबर इसको मान लेता हूँ। EG है वो इस पॉइंट पे क्या है, V के बराबर है इस लाइन पे, इस पॉइंट पे। मतलब यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, मतलब हो क्या रहा है मैं बताऊँ, कंपाउंड जनरेटर के अंदर जो फाई है वो किसके बराबर है आपका, फाई SS प्लस फाई SC, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ेगा या लोडिंग बढ़ेगी तो ये डिपेंड करता है सीधा सीधा सीरीज फ्लक्स पे, ये बढ़ेगा, और यदि सीरीज फ्लक्स लोड बढ़ाने पे सीरीज फ्लक्स बढ़ रहा है, ये तो कांस्टेंट है, तो आपका टोटल फ्लक्स में क्या होगी, वृद्धि होगी, और टोटल फ्लक्स में भी वृद्धि होगी तो आपका जो EG है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और EG इंक्रीज होगा तो V भी क्या होगा, यहाँ पे V की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो कम्यूलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अंदर क्या हो रहा है, लोड बढ़ाने पे आपका EMF बढ़ रहा है, और जो टर्मिनल वोल्टेज है इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है,
इंक्रीज हो रही है। अब डिपेंडिंग ऑन द सीरीज टर्न, कि सीरीज में कितने टर्न लिए हुए हैं उसके आधार पर, ठीक है। तो सपोज करो मैंने सीरीज टर्न कुछ इस तरह लिए हुए हैं, ठीक है, कि लोड बढ़ाने पर या आर्मेचर करंट बढ़ाने पे, ठीक है, आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। नो लोड वोल्टेज मतलब ये V है आपका, ठीक है, इससे बढ़ रहा है आपका E से, तो इसको मैं कहूँगा ओवर कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। और यदि मैंने सीरीज टर्न कुछ इस तरह से लिए हुए हैं कि लोड बढ़ाने पे टर्मिनल वोल्टेज में ज़्यादा कमी, ज़्यादा वृद्धि नहीं हो रही है, लगभग इस डॉटेड लाइन के साथ ही है, तो इसको मैं कहूँगा फ्लैट या लेवल जनरेटर, ठीक है। और यदि मैंने सीरीज वाइंडिंग के टर्न कुछ इस तरह से लिए हुए हैं कि टर्मिनल ये करंट बढ़ाने पे आपका जो वोल्टेज है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है, जो लो टर्मिनल वोल्टेज है वो कम होता जा रहा है, तो उसको बोलेंगे अपन अंडर कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। वी का ग्राफ अपन ने बनाया, ठीक है, वी का ग्राफ अपन ने बनाया है, और ये है आपका EG, ठीक है। तो यदि टर्मिनल वोल्टेज जो V है वो EG से क्या जा रहा है ऊपर, तो इसको ओवर कंपाउंड जनरेटर कहूँगा, ठीक है। मतलब जो V है वो ज़्यादा हो रहा है, मतलब सीरीज फील्ड बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा है और शंट फील्ड को वो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। जब यहाँ क्या होगा, V जो होगा वो कम हो गया किससे, E से, और यह लगभग दोनों बराबर है, ये तीन कंडीशन मैंने बताई, लगभग बराबर है, ठीक है। तो लोडिंग कंडीशन यदि इस पॉइंट पे बात करूँ तो ये क्या है, लगभग बराबर आपको, ठीक है। तो यहाँ तो ज़्यादा है V ग्रेटर देन ई, यहाँ V लेस देन ई, और यहाँ दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, V बराबर ई। तो ओवर कंपाउंड यदि टर्मिनल वोल्टेज आपको ज़्यादा मिल रहा है इंड्यूस ईएमएफ से, क्योंकि करंट बढ़ाने पे सीरीज फ्लक्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, बहुत ज़्यादा बन रहा है, और शंट फ्लक्स को क्या कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है। मतलब इसके बढ़ने के आधार पर तीन टाइप हैं। यदि ये ज़्यादा बढ़ रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब जो V है वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे ओवर कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। इसको बोलेंगे फ्लैट या लेवल कंपाउंड जनरेटर, इसको बोलेंगे अंडर कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। यदि मैं डिफरेंशियली की बात करूँ तो डिफरेंशियली के अंदर क्या होता है, टोटल फ्लक्स क्या आता है, φSH माइनस φSE, मतलब लोड बढ़ने पे ये तो कांस्टेंट है, सीरीज फ्लक्स बढ़ा और सीरीज फ्लक्स ने टोटल फ्लक्स को क्या कर दिया, कम कर दिया, मुझे, ठीक है। डिफरेंशियली कंपाउंड, डिफरेंशियली कंपाउंड, और ये जो तीनों अपन ने बनाई है, ये जो तीनों टाइप हैं ये किसके हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर इसके तीन टाइप हो सकते हैं आपके, ओवर कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर को आप डिफाइन कर सकते हैं इफ द टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीजेज वाई इंक्रीजिंग द लोड करंट या आर्मेचर करंट, ठीक है। लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर डिफाइन कर सकते हैं इफ द टर्मिनल वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोडिंग कंडीशन, देन इट इज कॉल्ड फ्लैट और लेवल कंपाउंड जनरेटर। अंडर कंपाउंड जनरेटर अपन कहेंगे कि यदि आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, बाई इंक्रीजिंग द करंट, लोड करंट, देन इट इज कॉल्ड अंडर कंपाउंड जनरेटर। और डिफरेंशियल कंपाउंड में आप देख पा रहे हो कि फ्लक्स एकदम से क्या हो रहा है, कम, और फ्लक्स कम होते ही आपका वोल्टेज भी क्या बनेगा, कम बनेगा। तो लोड बढ़ाने पे सीरीज फ्लक्स बढ़ रहा है, टोटल फ्लक्स कम हो रहा है। डिफरेंशियली के अंदर सीरीज फ्लक्स तो बढ़ रहा है, लोड बढ़ाने पे टोटल फ्लक्स में कमी आ रही है, इसमें से माइनस होगा, तो ये ग्राफ आपको एकदम से कम हो जाएगा। तो यही रीजन है कि डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर को अपन जनरली ज़्यादा काम में नहीं लेते हैं, ठीक है। ओवर ये जो कंपाउंड कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है इसको अपन ज़्यादातर काम में लेते हैं, और इसकी डिजाइनिंग इस तरह की जाती है
की वजह से वोल्टेज में वेरिएशन इतना ज़्यादा नहीं हो, मतलब जो आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप के कारण जो वोल्टेज में कमी आ रही है, तो कहीं ना कहीं सीरीज फील्ड उसको मैनेज कर ले और उतना फ्लक्स बना दे सपोर्टिंग में, ताकि वो ड्रॉप क्या हो जाए, यूटिलाइज हो जाए। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़े दोस्तों कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इस तरह एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर की अपन बना सकते हैं, ओवर कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड, अंडर कंपाउंड, और ये आपका डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, इसके बाद अपन अगला यदि टॉपिक स्टार्ट करें, अपन ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली, लेकिन एक चीज़ जो मैं अभी बता रहा था कि इस जनरेटर की स्टार्टिंग कैसे होती है, वोल्टेज बिल्डअप इसके अंदर कैसे होता है। तो अपना टॉपिक है वोल्टेज बिल्डअप इन सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। अंदर तो अपन ने देखा था कि फील्ड को अपन अलग से सप्लाई दे रहे थे। ठीक है, इसके कारण फील्ड फ्लक्स बन रहा था, आर्मेचर को प्राइम मूवर से रोटेट कराया, फैराडे लॉ वहाँ पे लग गया। और ये लेकिन सेल्फ के अंदर, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के अंदर दिक्कत क्या रहती है, आपने उसको स्टार्ट किया, रोटेट तो करा दिया, लेकिन आप उसको रोटेट कराते रहो, वो तब तक ईएमएफ उसमें नहीं बनेगा जब तक कोई फ्लक्स कट नहीं होगा। और फ्लक्स कहाँ से आएगा, तो यहाँ मुझे कुछ रेजिडुअल फ्लक्स को रखना पड़ेगा, फील्ड पोल्स के अंदर कुछ रेजिडुअल फ्लक्स होना चाहिए। ठीक है, तो वोल्टेज बिल्डअप इन सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सपोज करो मैं पहले बात कर लेता हूँ शंट की। ठीक है, शंट जनरेटर की बात करूँ, सीरीज के अंदर भी लगभग सिमिलर ही रहेगा। यहाँ पे आपका लगा हुआ है, ठीक है, ये इजी। तो मैंने बताया था वोल्टेज बिल्डअप के लिए कि शुरुआती ईएमएफ जो बनेगा, ठीक है, द इनिशियल वोल्टेज विल बी इंड्यूस्ड ड्यू टू रेजिडुअल फ्लक्स इन फील्ड पोल। ठीक है, फील्ड पोल के अंदर होता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, फाई रेजिडुअल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि फील्ड के अंदर तो मेन फ्लक्स तो कब आएगा, जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो कब होगा इसके अंदर, जब ये ईजी बन जाएगा। तो ईजी बनने के लिए आपके पास शुरुआती कुछ फ्लक्स तो होना चाहिए। तो यहाँ ये फाई रेजिडुअल जो फील्ड पोल्स के अंदर होता है, या अपन को रखना होता है, ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स जब कट होगा आर्मेचर कंडक्टर के कारण, तो आर्मेचर कंडक्टर में कुछ रेजिडुअल ईएमएफ बनता है, इनिशियल ईएमएफ बनता है। तो इसके कारण जो ईएमएफ इसके अंदर बनेगा, इसको मैं रिप्रेजेंट कर लूँ ई रेजिडुअल के कारण। ठीक है, अब यह एक कम्युलेटिव प्रोसेस होती है दोस्तों। ठीक है, कम्युलेटिव प्रोसेस क्या होती है, कम्युलेटिव प्रोसेस, ठीक है, समझना थोड़ा सा ध्यान। फाई रेजिडुअल मैंने आर्मेचर को प्राइम मूवर से कनेक्ट कर दिया, उसको रोटेट कराना मैंने चालू कर दिया। तो ये बहुत कम फ्लक्स है, ठीक है, लेकिन ये इतना सफिशियंट है कि कुछ आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस दीजिए करा देगा। सपोज करो इसने ई रेजिडुअल कुछ ईएमएफ इंड्यूस आर्मेचर में इंड्यूस करा दिया। अब क्या होगा, इसके अंदर क्या बना, ई रेजिडुअल बना सबसे पहले आर्मेचर के अंदर। तो ई रेजिडुअल ये बहुत कम है, लेकिन क्या होगा, ये कम तो है लेकिन कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो कराएगा ना, ये कुछ ना कुछ आर्मेचर करंट तो ही बनाएगा। ये रेजिडुअल में कह दूँ, तो कुछ आर्मेचर करंट यदि फ्लो होगा तो फील्ड में भी कुछ करंट जाएगा। तो फील्ड में जब कुछ करंट जाएगा फील्ड वाइंडिंग में, तो फील्ड वाइंडिंग क्या बनाएगी, फ्लक्स बनाएगी। जैसे ही एन नंबर ऑफ टर्न की जो फील्ड वाइंडिंग हमने लगाई हुई है, उसके अंदर चाहे बहुत कम करंट जाए, कुछ करंट जाएगा, तो कुछ करंट क्या होगा, कुछ फ्लक्स बनाएगा, शुरुआती फ्लक्स। और जो शुरुआती फ्लक्स बन रहा है फील्ड वाला, फील्ड करंट के वाला जो शुरुआती फ्लक्स बन रहा है, वो यदि रेजिडुअल फ्लक्स की डायरेक्शन में बन रहा है, तो इस फ्लक्स को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और ये फ्लक्स यदि बढ़ गया तो वापस ईएमएफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये वो कम्युलेटिव प्रोसेस यहाँ पे होगी। फाई रेजिडुअल से ई रेजिडुअल आया, ई रेजिडुअल के कारण सपोज करो IF1 करंट फ्लो हुआ, बहुत कम करंट है, तो फील्ड में मैंने मान लिया IF1 करंट ई रेजिडुअल के कारण फ्लो हुआ। तो आई रेजिडुअल करंट के कारण आपका जो टोटल फ्लक्स है वो क्या हो गया, फाई रेजिडुअल प्लस फाई F1। समझ आया दोस्तों।
टोटल फ्लक्स क्या हो गया आपका, पहले तो रेजिडुअल फ्लक्स था, अब जो कुछ ईएमएफ आया इसने कुछ फील्ड में करंट फ्लो करा दिया, और इस करंट फ्लो के कारण आपका कुछ फ्लक्स बना फाई F1, और ये फाई F1 किस में जुड़ गया, फाई रेजिडुअल में जुड़ गया। यदि आपने टर्मिनल मतलब जो कनेक्शन है वो सही किए हुए तो ये इसमें जुड़ जाएगा, और ये टोटल फ्लक्स यदि आपका बढ़ा, पहले के कंपेरिजन में बढ़ा, तो ये ई रेजिडुअल है ये भी कहाँ पहुँच जाएगा, E1 हो जाएगा, ई रेजिडुअल से ज़्यादा हो जाएगा ईएमएफ, ठीक है। पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि फ्लक्स बढ़ गया, और ई डिपेंड करता है 5p/60 ये फ्लक्स पे, और फ्लक्स बढ़ गया तो ई बढ़ गया। अब वापस क्या होगा, वही प्रक्रिया फिर से होगी, E1 के कारण कुछ फील्ड करंट बढ़ेगा, इसको मैं नाम देता हूँ IF2। ई रेजिडुअल के कारण तो बना था IF1, अब E1 है, इसके कारण जो फील्ड करंट बनेगा वो बनेगा IF2, क्योंकि ईएमएफ ज़्यादा होगा तो करंट भी वो ज़्यादा फ्लो कराएगा, तो इसके कारण क्या होगा, फिर से फ्लक्स आपका बढ़ेगा, फाई रेजिडुअल तो है ही है, प्लस फाई F2। अब फाई F2 फाई F1 से क्या है, ज़्यादा है, तो फिर से फ्लक्स ज़्यादा हो गया, ज़्यादा फ्लक्स के कारण ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ, और ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ के कारण फिर से नया फील्ड करना हो जाएगा IF3। तो ये जो कम्यूटेटिव प्रोसेस है, करंट को बढ़ा रहा है, और बढ़ा हुआ करंट फ्लक्स को बढ़ा रहा है, और फ्लक्स किसको बढ़ा रहा है, वापस ईएमएफ को बढ़ा रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रोसेस। और इस प्रोसेस के तहत ही सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के अंदर वोल्टेज का बिल्डअप होता है, शुरुआती वोल्टेज जो बनता है वो इसी तरह होता है, और ये एक पॉइंट पे जाके और ये क्या हो जाता है, ये स्टडी वोल्टेज मिलना मुझे चालू हो जाता है। यदि मैं इसको एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करूँ तो मैं इसको इस तरह बना सकता हूँ, ठीक है। इसको सामने ही रखो आप ताकि थोड़ा सा, ठीक है, वोल्टेज बिल्डअप अपन पढ़ रहे हैं EG और IS, ठीक है। तो दोस्तों जो शुरुआती जो था वो तो किसके कारण था आपका, ई रेजिडुअल, ठीक है, इस पॉइंट पे था, फाई रेजिडुअल के कारण था, फाई रेजिडुअल के कारण जो था फ्लक्स ईएमएफ वो क्या था, ER था, ई रेजिडुअल था। ई रेजिडुअल के कारण जो फील्ड फ्लक्स बना वो ये बना, ठीक है। ई रेजिडुअल के कारण आपका जो करंट बना वो क्या था, IF1। अब IF1 के कारण क्या हुआ, ठीक है, IF1 के कारण क्या हुआ, ईएमएफ बढ़ा, IF1 के कारण क्या हुआ, ईएमएफ बढ़ा, E1 पे पहुंच गया, फ्लक्स बढ़ा ना, तो E1 के पे ये पहुंच गया E1, और बढ़ा हुआ जो E1 था इसके कारण वापस क्या हुआ, आपका फील्ड करंट कहाँ पहुंच गया, IF2 पे फील्ड करंट बढ़ गया, IF2 पे पहुंच गया E1 के कारण, IF2 के कारण फिर ईएमएफ फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स के कारण ईएमएफ E2 पे पहुंच गया, इसके कारण ये कहाँ पहुंच गया, E2 पे, और E2 के कारण फिर से ये कहाँ पहुंच गया, IF3 पे, ठीक है। और ये प्रोसेस लगभग चलती रहेगी, तो मेरे को कुछ इस तरह का यहाँ एक ग्राफ प्राप्त होगा। यदि मैं इस लाइन को बोलते हैं RF लाइन, फील्ड रेजिस्टेंस, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ मुझे पहले तो स्टडी है, उसके बाद ये क्या जाएगा कांस्टेंट, और RF लाइन को टच कर जाएगा। यदि मैं और भी इसकी कंडीशन बनाऊँ, ठीक है, IF3 के कारण मुझे क्या मिलेगा, फिर मुझे क्या मिलेगा, IF3 के कारण E3, और E3 के कारण फिर मुझे, मतलब ये प्रोसेस चलती रहेगी, इस प्रोसेस को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रोसेस, ठीक है। तो जो ब्लू वाली लाइन है ये लाइन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है ओपन सर्किट कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, ओपन सर्किट कैरेक्टराइजेशन। और जो वाइट वाली जो लाइन बनाई है ये लाइन है आपकी RF लाइन, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे क्या होती है। फील्ड रेजिस्टेंस लाइन को बोलते हैं, फील्ड रेजिस्टेंस लाइन और ओपन सर्किट कैरेक्टराइजेस्टिक्स का कॉम्बिनेशन जहाँ हो जाएगा, इंटरसेक्शन जहाँ हो जाएगा, ठीक है। ओपन सर्किट कैरेक्टराइजेस्टिक और RF लाइन का जो इंटरसेक्शन होगा, इस इंटरसेक्शन पे आपका जनरेटर के अंदर एक प्रॉपर वोल्टेज का बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। या मैं इस तरह कहूँ कि जो जनरेटर के अंदर जो वोल्टेज बिल्डअप है उसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ इस क्रॉस सेक्शन पॉइंट के द्वारा, जो किस किस का क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, फील्ड रेजिस्टेंस लाइन RF लाइन और ओपन सर्किट कैरेक्टराइजेस्टिक्स का क्रॉस सेक्शन पॉइंट है। तो ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, जो कि शंट जनरेटर अपन ने पढ़ा, इसके अंदर कैसे वोल्टेज का बिल्डअप होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं
कम्यूलेटिव प्रोसेस। कम्यूलेटिव प्रोसेस क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि एक चीज़ दूसरी चीज़ को बढ़ा रही है, मतलब पहली चीज़ तो दूसरी चीज़ को बढ़ा रही है और दूसरी चीज़ वापस पहली चीज़ को इंक्रीज कर रही है, मतलब एक दूसरे को, दूसरा पहले को। इस तरह यहाँ पे कॉम्बिनेशन चलता जा रहा है। ER से IF1 आया, IF1 से E1 आया, E1 से IF2 आया, IF2 से E2 आया, E2 से IF3 आया, IF3 से E3 आया। तो ये कम्यूटेटिव प्रोसेस चलती रहेगी और एक प्रॉपर वोल्टेज बिल्डअप जनरेटर के अंदर हो जाएगा, जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा किसका? RF लाइन का और ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक लाइन का। इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही मैं कह सकता हूँ कि जनरेटर के अंदर एक प्रॉपर वोल्टेज का बिल्डअप हो गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो स्पीड है जनरेटर की वो क्या रखनी है मुझे? कांस्टेंट स्पीड पे जनरेटर को रन कराना है। मतलब स्पीड में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। स्पीड चेंज करोगे तो पूरा का पूरा ग्राफ ही क्या हो जाएगा आपका? शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड मुझे कांस्टेंट मेंटेन यहाँ पे रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ अपन ने समझी कि किस तरह शंट जनरेटर के अंदर वोल्टेज बिल्डअप होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करूं कि जो इनिशियल वोल्टेज है वो तो इंड्यूस हो रहा है आपका किसके कारण? रेजिडुअल फ्लक्स के कारण। ठीक है, और वो रेजिडुअल फ्लक्स रेस्पॉन्सिबल है। अब यदि मैं बात करूं, सपोज करो रेजिडुअल फ्लक्स नहीं है आपके फील्ड वोल्ट के अंदर, कोई रेजिडुअल फ्लक्स, शुरुआती फ्लक्स नहीं है, तो ये क्या प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी? ये कुछ आगे प्रक्रिया बढ़ ही नहीं पाएगी और जनरेटर के अंदर आपका कोई वोल्टेज बिल्डअप आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इरेजिडुअल ही नहीं मिलेगा तो फील्ड करंट कहाँ से आएगा? फील्ड करंट ही नहीं आ पाएगा। तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में ज़रूरी है कि आपको शुरुआती वोल्टेज इरेजिडुअल बनाने के लिए 5 रेजिडुअल फील्ड पोल्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा शुरुआती फ्लक्स और इसके कारण आपकी ये मोटर क्या हो जाएगी? जनरेटर की क्या होगा? प्रॉपर वोल्टेज बिल्डअप करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपना एक टॉपिक है रीजन ऑफ फेलियर। रीजन ऑफ फेलियर ऑफ ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, कि फेलियर के रीजन क्या हो सकते हैं? कि वोल्टेज बिल्डअप नहीं बन पा रहा, तो इसकी रीजन। ठीक है, पहला रीजन में डिस्कस करूँ कि वोल्टेज बिल्डअप के फेल होने का फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है? पहला रीजन इसका हो सकता है कि जो आपका जनरेटर लिया हुआ है उसके अंदर कोई रेजिडुअल फ्लक्स ही नहीं है। ये मैंने बताया था, नो रेजिडुअल फ्लक्स, नो रेजिडुअल फ्लक्स, मतलब उसके अंदर फ्लक्स ही नहीं है। रेजिडुअल इनिशियल जो फ्लक्स होना चाहिए वो है ही नहीं, उसकी वैल्यू 0 है, तो आपका वोल्टेज बिल्डअप नहीं मिलेगा, फेल हो जाएगा। तो एक तो ये रीजन है, रीजन ऑफ फेलियर अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा रीजन क्या हो सकता है? फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन रॉन्ग। फील्ड वाइंडिंग सपोर्ट में होने चाहिए, जो 5 रेजिडुअल है और जो 5F1 आ रहा है, शुरुआती जो फील्ड करंट था ना IF1, उसका जो 5 वो इसके प्लस में होना चाहिए। सपोज करो आपके फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन उल्टे लगे हुए हैं, ठीक है, तो क्या होगा? जो 5F1 आएगा वो इसके अपोजिट आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा तो 5 रेजिडुअल को ही और समाप्त कर देगा और टोटल फ्लक्स जो रेजिडुअल फ्लक्स था पहले से उसको और क्या कर देगा? वो 0 कर देगा। तो यदि ऐसा है तो भी ये एक रीजन ऑफ फेलियर हो सकता है कि आपकी फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन आपने गलत किए हुए, इस तरह किए हुए हैं कि आपका जो 5 रेजिडुअल था उसके अपोजिट फ्लक्स बन रहा है, फील्ड वाला फ्लक्स बन रहा है, वो अपोजिट बन रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? तीसरा पॉइंट रीजन ऑफ फेलियर हो सकता है क्रिटिकल स्पीड। ठीक है, अभी अपन ये आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे क्या होती है, अभी अपन मैं बता देता हूँ। इफ स्पीड इज लेस देन, ठीक है, यदि जनरेटर की स्पीड एक पर्टिकुलर क्रिटिकल स्पीड से कम है तो भी वोल्टेज बिल्डअप फेल हो जाएगा, नहीं बनाएगा। ठीक है, फोर्थ क्रिटिकल रेजिस्टेंस, यदि फील्ड रेजिस्टेंस जनरेटर का जो फील्ड रेजिस्टेंस है, फील्ड रेजिस्टेंस जो है जनरेटर का वो ज़्यादा है, इज मोर देन द क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। ठीक है,
सर्किट का रेजिस्टेंस है, यदि वो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से ज़्यादा है तो कोई वोल्टेज बिल्डअप उसके अंदर नहीं होगा, ये फेलियर का एक रीज़न हो सकता है। और एक्सटर्नल या लोड रेजिस्टेंस की बात करूँ तो एक्सटर्नल या लोड रेजिस्टेंस इज लेस देन द क्रिटिकल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। जब फेलियर है कि सीक्वेंस होगा उन कारणों का, तो ये अपन देखेंगे कि आपके पहला रीजन क्या हो सकता है कि आपका रेजिडुअल फ्लक्स ही नहीं है, फील्ड पोल्स के अंदर रेजिडुअल फ्लक्स ही नहीं है, तो ये एक रीजन फेलियर हो सकता है। फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन आपने उल्टे किए हुए हैं, मतलब फाई रेजिडुअल को ही खत्म कर रहा है फील्ड फ्लक्स जो आ रहा है, तो ये एक रीजन ऑफ फेलियर हो सकता है। जनरेटर की स्पीड कम है, यदि जो पर्टिकुलर स्पीड उसकी होनी चाहिए उससे कम स्पीड पर यदि जनरेटर रन कर रहा है, तो ये भी एक रीजन ऑफ फेलियर हो सकता है। फिर फोर्थ और 5 पॉइंट हैं आपका। फोर्थ पॉइंट है जो फील्ड वाइंडिंग जो आपने बनाई है जनरेटर की, उसका जो रेजिस्टेंस है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि ज़्यादा है, ठीक है, फील्ड रेजिस्टेंस इज मोर देन द क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस एक बाउंड्री रेजिस्टेंस है फील्ड का, उससे यदि वैल्यू आपने ज़्यादा कर दी तो जनरेटर कोई वोल्टेज बिल्डअप नहीं करेगा, फेलियर हो जाएगा वोल्टेज बिल्डअप, ठीक है। फिफ्थ जो पॉइंट है एक्सटर्नल या लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्सटर्नल या लोड रेजिस्टेंस यदि मैं बात करूँ तो वो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा ही होना चाहिए, यदि वो कम हो गया, ठीक है, यदि वो कम हो गया तो एक रीजन ऑफ फेलियर होगा। एक्शन लोड रेजिस्टेंस इज लेस देन द क्रिटिकल एक्शन, तो ये उल्टा है, चौथा और पांचवा पॉइंट एक दूसरे का, या तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए फील्ड रेजिस्टेंस और यहाँ कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपन डिस्कस करेंगे इन पॉइंट्स को आगे की क्लास में। क्रिटिकल स्पीड को अपन डिस्कस करेंगे, क्रिटिकल स्पीड को अपन आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे और क्रिटिकल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अपन डिस्कस करेंगे। अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इन तीन चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। तो ये अपन ने देखा कि किस तरह वोल्टेज बिल्डअप फेल हो सकता है आपका, ठीक है। अब दोस्तों यदि मैं सीरीज जनरेटर की बात करूँ, ये तो मैंने बात की थी शंट जनरेटर की, ठीक है। सीरीज जनरेटर की बात करूँ तो सारी प्रोसेस सेम रहेगी, स्टार्टिंग जो वोल्टेज बिल्डअप होगा वो सीरीज जनरेटर में भी इसी तरह से होगा, इसी कैलकुलेटेड प्रोसेस के थ्रू होगा। केवल डिफरेंस क्या आएगा, सीरीज जनरेटर के अंदर जो फील्ड करंट है वही क्या हो जाएगा आपका आर्मेचर करंट हो जाएगा, ये डिफरेंस वहाँ पे आएगा, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि सीरीज के अंदर मुझे पता है कि जो आर्मेचर करंट है वही आपका फील्ड करंट है, वही फील्ड में जाना है, जबकि शंट के अंदर थोड़ा सा अलग है, ठीक है। शंट के अंदर जो टोटल आर्मेचर करंट होगा वो फील्ड और लोड दो करंट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये अच्छा टॉपिक था, किस तरह वोल्टेज बिल्डअप होता है और क्या रीजन ऑफ फेलियर हो सकते हैं। तो ये 5 रीजन ऑफ फेलियर हो सकते हैं डीसी जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप फेल होने के, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपन आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।